रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी निकालने से पहले ये वेक्टर का आपको यूज पता होगा। ये मान लिया r है वेक्टर और ये थीटा है, तो इसको हम ले लेते हैं दिस इज y यानी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये x क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। x को क्या लिखेंगे? दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्लियर। और y क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। इसको कैसे निकालेंगे? तो यहां लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? b बाई h। तो ये तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड तो r होगा, तो क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h यानी x बाई r। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? r cos थीटा, क्लियर। ठीक उसी तरह से sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? sin थीटा b बाई h यानी क्या लिखेंगे? y बाई r। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? r sin थीटा। ये क्लियर हुआ? अब देखिए, जब ये समझ गए तो एक एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 6 पार्टिकल situated at the vertices of a regular hexagon। ये क्या है? A, B, C, D, E, F। There are 6 particles situated at the vertices of regular hexagon। साइड कितना है? साइड है A and each particle has velocity v। पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? v है। v वेलोसिटी से सब मूव कर रहा है and A is moving towards B, B is moving towards C, C is moving towards D। तो इस तरह से सब एक दूसरे की ओर मूव कर रहा है, क्लियर। तो आपको बताना है कि टाइम, वो टाइम बताइए जब वो आपस में मिल जाएगा। पहले ये बताइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्या ये मिलेगा कि नहीं? A B की ओर जा रहा है, B C की ओर जा रहा है, C D की ओर जा रहा है, D E की ओर, E F की ओर और F A की ओर। तो बताइए कि ये मिलेगा कि नहीं पार्टिकल? सर एक ही पार्टिकल नहीं है, 6 पार्टिकल है और सब एक दूसरे की ओर जा रहा है। नहीं सर, नहीं मिलेगा। तो ये आम आदमी बोलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ गए ना? आम जिंदगी और मिनटोस जिंदगी देखे ना, तो ठीक वैसे ही समझिए, यहाँ पर आम आदमी बोलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक फिजिक्स का स्टूडेंट जिसको डेप्थ हो फिजिक्स का, वो बोलेगा मिलेगा। कैसे? तो देखिए, A थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा कि नहीं? B थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा, C थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंचेगा? सबका पोजीशन थोड़ी देर बाद कहाँ होगा? थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो अब A का डायरेक्शन B की ओर है, तो ऐसे ना हो जाएगा। B का डायरेक्शन C की ओर, तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं? C का डायरेक्शन D की ओर, तो ऐसे हो जाएगा। D का डायरेक्शन E की ओर, तो ऐसे, फिर इसकी ओर ऐसे, फिर इसकी ओर ऐसे। थोड़ी देर बाद फिर A यहाँ पहुंचेगा, B यहाँ पहुंचेगा और D यहाँ पहुंचेगा, C यहाँ पहुंचेगा, E यहाँ पहुंचेगा। तो फिर से A का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऐसे, सॉरी यहाँ से, वो सेंटर से, हाँ यहाँ से ऐसे, फिर देखिए ऐसे। तो इससे हेक्सागन का साइड कम होते जा रहा है कि नहीं? हेक्सागन का ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कम हो रहा है ना सेंटर से। अल्टीमेटली फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और सब ऐसे ऐसे करते करते कहाँ मिल जाएगा? सेंटर पे आकर मिल जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? आप ऐसे सोचे कि A B की ओर ऐसे रहेगा, B C की ओर ऐसे रहेगा, तो तब थोड़ी मिलेगा। A थोड़ी देर बाद अपना पोजीशन चेंज करेगा, B भी चेंज करेगा, तो A का डायरेक्शन अब B की ओर होगा, तो ये थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। सबका डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, तो चेंज होते 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 अल्टीमेटली सब जाकर सेंटर पे मिल जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि मिल जाएगा। कितनी देर बाद मिलेगा? तो ये काउंट करने के लिए टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, होगा कि नहीं? तो सब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सब इनिशियली यहां पर है अपने अपने वर्टेक्स पे, और ये सेंटर, वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा रेगुलर हेक्सागन के लिए? ए ही होगा।
क्योंकि ये सब क्या बनाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तब ना 60 60 60 60 60 60 into 6 36 100 36 360। तो डिस्प्लेसमेंट सबका कितना होगा, a, डिस्प्लेसमेंट सबका होगा a, और वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, इधर वेलोसिटी v है, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो इधर क्या हो जाएगा v cos 60, तो इधर लिखेंगे v cos 60, तो a और ये क्या लिख देंगे, cos 60 कितना होता है 1/2, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2a/v, यानी कि 2 into a क्या है साइड लेंथ और v वेलोसिटी हो गया, इतने टाइम के बाद ये मिल जाएगा। तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने पूछा आपसे कि 6 पार्टिकल है जो कि रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पे है और सब एक दूसरे की ओर मूव कर रहा है, तो कितनी देर बाद मिलेगा। तो ये बड़ा अजीब क्वेश्चन था कि सवाल कि शुरू में देखने से लग रहा था कि ये नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा और ये टाइम होगा 2a/v। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या है और कैसे यूज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट और ये रेनी सीजन में रेन का स्पीड हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया हम यहाँ पर 2 सिचुएशन ले रहे हैं, सिचुएशन ए और बी। आप छाता लेकर चल रहे हैं मान लिया, ठीक है, बारिश का समय है, ये धूप का समय है और ये बारिश का समय है, और ऐसे आप छाता लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिचुएशन सनी लाइट, यानी धूप में। बस समझ गए, धूप ज्यादा तेज होता है तो क्या छाता को झुका लेते हैं, लेकिन बारिश ज्यादा तेज होता है तो आप दौड़ने लगते हैं जब, या बारिश तेज होने लगा तो आप छाता को क्या कर लेते हैं, ऐसे झुका लेते हैं, टिल्ट करके दौड़ना शुरू करते हैं, छाता को टिल्ट कर देते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन क्या धूप में ऐसा करते हैं कि छाता झुका कर, क्यों नहीं? क्योंकि सर सनी लाइट में आप छाता को नहीं झुकाते हैं, जबकि बारिश के दिन में अगर आप दौड़ रहे हो या बाइक पर हो तो छाता को आगे की ओर झुका देते हैं बचने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, जबकि मान लिया कि बारिश ऊपर से नीचे हो रहा है और सनलाइट भी ऊपर से नीचे ही आ रहा है, ऐसे समझे कि नहीं? तो आप जब दौड़ना शुरू करते हैं तब आप छाता को झुका लेते हैं, क्यों? और इसमें छाता को नहीं झुकाते हैं, कारण क्या है? सर सनलाइट जो है वो स्ट्रेट आती है और वो रेन जो वाटर ड्रॉपलेट से थोड़ा सा वो हो जाती होगी। नहीं, मान लिया कि वाटर ड्रॉपलेट सीधे आ रहा है, एकदम सीधे गिर रहा है, तो भी आप जब दौड़ना शुरू कीजिएगा तो छाता को झुका लीजिएगा या खुद झुक जाइएगा, या बाइक पर हैं तो छाता को झुका लीजिएगा, आगे की ओर झुका लीजिएगा, या दौड़ना भी शुरू कीजिएगा तो आगे की ओर झुका लीजिएगा। लेकिन सनलाइट में ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए कारण क्या है? कारण है कि ये हमारे पास सनलाइट यानी वेलोसिटी ऑफ सनलाइट है, ठीक, और ये आपका वेलोसिटी है। आपका वेलोसिटी मान लिया मैक्सिमम हम ले रहे हैं कि मान लिया बाइक से हैं तो मान लिया हम 100 किलोमीटर पर आवर ले लिए, समझे ना, या आप ले लीजिए 100 मीटर पर सेकंड। मान लिया हम बहुत तेज आप दौड़ रहे हैं तब 100 मीटर पर सेकंड, हालांकि बहुत तेज हो गया, और लाइट का स्पीड जो है 3 लाख 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो जब ट्रायंगल बनाते हैं वेक्टर का, तो वेक्टर का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, तो इसको 1 सेकंड में कितना लेना होगा, 3 × 10⁸ मीटर। तो सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में ये कितना होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं? ये लेना होगा 100 मीटर, जब 1 सेकंड में कंपैरिजन कर रहे हैं तो, और 1 सेकंड में लाइट उतना देर में कितना ट्रैवल कर लेगा, 3 × 10⁸ मीटर। तो 3 × 10⁸ मीटर के रिस्पेक्ट में हमको साइड लेंथ 100 मीटर का लेना होगा, तब जाकर ट्रायंगल बनाना होगा। इस समय ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, बनेगा कोई ट्रायंगल? कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, नो ट्रायंगल। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो झुकने का सवाल नहीं होता है,
समझ गए कि नहीं? लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि बारिश जो है रेन ड्रॉप का स्पीड मान लिया हम ले लिए 100 मीटर पर सेकेंड या 200 मीटर पर सेकेंड, इसके रिस्पेक्ट में आपका स्पीड कुछ है कंपेरेबल, मान लिया 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में अगर 1 सेकेंड में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए वो ले लिए और 1 सेकेंड में रेन ड्रॉप जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ले लिए, वेलोसिटी ऑफ रेन और ये वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये जो एंगल हुआ इतना ही एंगल से क्या करना होगा, छाता को झुकाना होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? इतने ही से हमको छाता को क्या करना होगा, झुका देना होगा, टिल्ट करना होगा। तो ये समझ में आया कि लाइट का स्पीड के लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट नहीं अप्लाई करते हैं, समझ गए कि नहीं? लाइट के केस में ऐसा नहीं होगा। लाइट यहाँ पर देखिएगा, नॉर्मल केस में ऐसा होगा कि ट्रेन इधर से आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर से और इधर से भी आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों का जो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगा दोनों ऐड हो जाएगा और ऐड होकर 200 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगा स्पीड, काउंट होकर दोनों ऐड हो जाएगा। जब ट्रेन देखिएगा क्रॉस करती होगी तो लगता होगा कि स्पीड बढ़ गया, ज्यादा तेज हो गया, तो यहाँ पर ऐड कर दिए। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है कि मान लिया इधर से हम टॉर्च जलाएं और लाइट निकला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और इधर से भी एक टॉर्च जला दिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 3 × 10⁸ × 2। ऐसा नहीं होगा। लाइट के केस में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट काम नहीं करता है, बात समझ गए कि नहीं? यानी कि रिलेटिव द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पीड ऑफ लाइट, समझ आया ना? यानी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी का जब भी कंसेप्ट पे बात करेंगे तो हम लाइट के स्पीड को बस छोड़कर बात करेंगे। c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको छोड़कर, समझ गए ना? ये क्योंकि हमारे पास बहुत यूनिक चीज है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोगों को इस केस को इग्नोर करके इस केस को लेकर चलना है। तो ये बात समझ में आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग लाइट के स्पीड को छोड़कर बात करना है। हम लोगों को बाकी जो है नॉर्मल जो प्रैक्टिकल स्पीड है, बाइक का, आपका रेन ड्रॉप्स का, बोट का, रिवर का, ये सब लेकर चलेंगे, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए इसको हम लोग, तो यहाँ पर देखिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला है va² + vb² - 2va × vb cos थीटा। जब ये ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा कितना है, 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो cos 180 -1, तो यहाँ पुट कर दिए -1। ये वेलोसिटी ऑफ ए 50 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी 60 -2ab -1, तो a² + b² + 2ab, क्लियर? तो ये फॉर्मूला आ गया a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो ये आ गया 110 मीटर आपके पास किलोमीटर पर आवर। इस केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा जब 0 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50² + 60², फिर क्या लिखेंगे, -2 50 × 60 × cos क्या लिखेंगे, 0। cos 0 कितना होता है, 1। cos 0 1, तो 1 लिख दिए। ये आ गया a² + b² - 2ab का फॉर्मूला, तो इसको क्या लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो a - b का होल स्क्वायर यानी क्या लिखेंगे, 60 - 50 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। 50 - 60 भी करेंगे तो हमको लेना मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10 ही आएगा, भले -10 आए लेकिन हमको -10 ही लेकर चलेंगे, समझ है कि नहीं? तो ये रूट से ये कैंसिल, तो आ गया कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक उसी तरह से अब इस सिचुएशन में क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो इस सिचुएशन में पहले दोनों के बीच क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो एंगल कितना आएगा, θ1 - θ2 एंगल आ गया, यही ना एंगल। अब हम क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a² लिखिए, जो भी a का मैग्नीट्यूड है, प्लस वेलोसिटी ऑफ b²
माइनस 2 वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी एंड 2 cos, cos कितना लिखेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे।